factors on which mutual inductance depends. The factors depending mutual inductance, हाँ दोनों बराबर है. Factors on which well asked. Factors on which mutual inductance depends. Number one, लिखो geometry of two coils. Geometry of two coils. I dot E size क्या size comma shape and number of turns ब्रैकेट में कैपिटल N1 एंड N2. देखो जो आपके फॉर्मूले में टर्म्स थे म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये सारे के सारे तो पहले ही वाले पॉइंट्स में कवर हो गए. नंबर ऑफ टर्म्स मतलब N1 N2, शेप और साइज मतलब एरिया और लेंथ. तो फॉर्मूले में दिखने वाले टर्म्स तो सब कवर हो गए एक्सेप्ट म्यू नॉट. तो लिखो नंबर 2, लिखो नंबर 2, नेचर ऑफ द मटेरियल. नेचर ऑफ द मटेरियल on which the coils are wound. Nature of the material on which the coils are wound. मतलब वही कॉन्सेप्ट है म्यू और म्यू नॉट वाला, राइट? अगर यहां पे आपकी कॉइल्स के बीच में कोई मटेरियल डला है, कोई कोर डली है, जैसे कोएक्सियल सोलेनॉइड थे ना, उसके बीच में मैंने क्या डाल दी? कोर, आयरन की या किसी भी चीज, तो ये म्यू और टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज. सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच बोथ द कॉइल्स आर बाउंड. नंबर 3, the distance between the two coils, the distance between the two coils, दोनों coils के बीच का डिस्टेंस. नंबर 4, relative placement of both the coils. Relative placement of both the coils, right? जो आखिरी दो फैक्टर्स डिपेंडिंग है, ये आपको फॉर्मूले में नहीं दिख रहे, राइट? सो कॉन्सेप्चुअली समझो. देखो मान लो ये आपकी एक कॉइल है, राइट? ये आपकी दूसरी कॉइल है. अभी पास जैसे जैसे दोनों कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे,
वैसे वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता जाएगा? कम। बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द कॉन्सेप्ट फॉर बोथ द कॉइल्स। कॉइल्स दूर दूर जाएंगी, ऑफकोर्स सी बात है, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? कम। तो आपको कॉइल्स को क्लोज रखना, क्या रखना है? क्लोज। नंबर 2, ओरिएंटेशन, मतलब दोनों कॉइल्स का प्लेसमेंट किस तरीके से हो। देखो 3 तरीका, तो अब यही देख लो। एक तो ये दूसरा ये, और तीसरा ये, राइट? ए, बी, सी, तीनों में दोनों कॉइल्स के बीच का जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग तरीके से किया मैंने, क्या कि नहीं? एक में देखो, एक कॉइल दूसरी कॉइल के ऊपर बिल्कुल स्टक्ड है, ये इसके अंदर भी जा सकते है कि नहीं? यहां पे देखो, ये कॉइल इस कॉइल से बहुत कम लिंक्ड है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो बहुत ही कम होगा, राइट? और थर्ड वाले में इंटरमीडिएट है, क्या है? इंटरमीडिएट। ये केस मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का कहलाता है, या मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहलाता है। जब इस तरीके का ओरिएंटेशन होगा तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। ये केस मिनिमम का कहलाता है। किसका कहलाता है? मिनिमम। जब कॉइल को इस तरीके से प्लेस करके देखा गया तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया? मिनिमम। बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट किया गया था, तब तो एक फैक्टर का निकाल पाओगे, राइट? नंबर 3, इस केस में आता है इंटरमीडिएट, मतलब इन दोनों के बीच का। तो आप कॉम्पिटिटिव में चले जाओ, कितना डेप्थ में चले जाओ, कॉइल का जो कपलिंग है, क्या कहते हैं इसको? कपलिंग। वो डायग्रामेटिकली यही चीज मिलेगा। कॉन्सेप्चुअली तो मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाएगा तो अलग अलग आ जाएंगे, डायग्रामेटिकली यही तीन मिलेगा। ये है मैक्सिमम केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये मिनिमम है, और ये बीच का इंटरमीडिएट, राइट? तो जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो यही कहता है कि आप किस तरीके से कॉइल को कपल कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस है। थर्ड में आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो दोनों कॉइल्स के बीच का, तो ऑफकोर्स ये बात है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। और फोर्थ में आप कॉइल का प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो, राइट? अलग अलग तरीके से कॉइल को रिलेटिव ओरिएंटेशन में प्लेस कर रहे हो, ठीक है? तो ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट के बाद ये तीनों डायग्राम बनाओ। लिख लो, ए केस में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, बी केस में मिनिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, और सी में हो गए तीनों? लिखो, साइड हेडिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग।
coefficient of coupling. ब्रैकेट में कैपिटल के लिखो के बिटवीन के बिटवीन two coils k between two coils having self inductances capital L1 and capital L2 and mutual inductance capital M is given by K is equals to M root L1 L2. M upon root L1 L2. हो गया? Where the value of K lies between 0 and 1. Lies between 0 and 1. इसके नीचे point 1. If K is equals to 1, comma, क्या हुआ यश? नहीं. K is equals to 1, comma, the coupling is tight. और M is equals to root L1 L2 आ जाएगा. K1 तो M is equals to root L1 L2. Number 2, if K is equals to 0, comma, the coupling is loose. Loose. Full stop. Number 3. If K lies between 0 and 1, अगर K 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि M should be less than root L1 L2. यहां पे करके देख लो, आ जाएगा. If K is less than 1, it means M upon root L1 L2 is less than 1. मतलब M is less than root L1 L2. लिख लो. If K lies between 0 and 1, so M is less than root L1 L2.
The coupling is intermediate. The coupling is intermediate. फाइन, चलिए शुरू करते हैं एसी जनरेटर। देखो, देख लो, ये जो नौटंकी की है इसका कोई खासा यूज है नहीं, राइट? कभी पूछा नहीं जाता, आपसे रिलेटिव प्लेसमेंट पूछता है जो आपने 3 कपलिंग की है ना उसमें, कि व्हाट इज द केस ऑफ मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, मिनिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इंटरमीडिएट म्यूचुअल इंडक्टेंस। यह फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, नहीं, आपको एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए याद रखना चाहिए कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, K इज इक्वल्स टू M अपॉन रूट L1 L2। अगर वहां पे K की वैल्यू 1 आती है, यू कैन से द कपलिंग इज टाइट। वहां K की वैल्यू 0 आती है, इट मींस द कपलिंग इज लूज। अगर वहां K की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, राइट, 0.12, 0.14, द कपलिंग इज इंटरमीडिएट। लिखिए, आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये 10वीं और 12वीं का 3 मार्क क्वेश्चन एसी जनरेटर। 10वीं में तो खैर 4 से हट गया तो आया नहीं, 12वीं में आ सकते। उसके पहले देयर आर 3 ways in which you can induce an EMF, right, by changing the magnetic flux. The 3 ways in which you can change the magnetic flux are, Tariq, number 1, वेरी गुड, नंबर 1 इज B, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। नंबर 2, चेंजिंग द एरिया, फाइन। A, नंबर 3, निशान, थीटा। कौन सा थीटा, क्या है थीटा? एंड ए, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, राइट? एरिया वेक्टर, वेरी गुड। या तो बी को चेंज करके फाई चेंज कर सकते हो, या ए को चेंज करके फाई चेंज कर सकते हो, या फिर कॉस थीटा। मतलब थीटा को चेंज करके आप क्या चेंज कर सकते हो, फाई। बिकॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस करना है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। 2 तरीकों से फ्लक्स चेंज कर चुके हैं, अब हम किसको चेंज करेंगे? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसके बीच का है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इवन द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि एरिया वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया। तो देखो इसका डायग्राम, this is the magnetic field, uniform, right? B vector, ठीक। now this is your coil, क्या है आपकी coil। अभी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है गज्जू? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। कोई दिक्कत नहीं। ये कॉइल है, इसके परपेंडिकुलर निकलेगा एरिया वेक्टर और इसी के परपेंडिकुलर बी। बी का डायरेक्शन ऑलरेडी ये है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में निकलेगा, तो दोनों के बीच का एंगल अभी कितना है, 0। नाउ चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, यही तो करना है। जनरेटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। इसके ओरिएंटेशन को क्या किया जाए, चेंज, घुमा दो। नाउ दिस इज योर कॉइल। नाउ कॉइल कितना ओरिएंट कर गई, थीटा। कितना कर गई, थीटा। कौन बताएगा अब मैग्नेटिक फील्ड
और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? अच्छे से फिगर को देख के, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड नाउ? पूरी गणित लगा लो, फिर से कह रहा हूं। किसका आ रहा है थीटा? तुम्हारा। किस किस का अभी थीटा आ रहा है? किस किस का 90 माइनस थीटा आ रहा है? थीटा। और कोई? यहां से देखते हैं। नाउ दिस इज द एरिया वेक्टर। ठीक, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है ये, है कि नहीं? ठीक है, ये थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, ये कुछ भी हो, ये पूरा एंगल 90 है, तो बीच वाला अगर हटा दिया जाए तो ये फिर से थीटा नहीं आ जाएगा? 3 बार कर चुके हो ये चीज। 2 परपेंडिकुलर से यहां कितनी है? एक तो निकला इससे सीधा परपेंडिकुलर, जो कि एरिया वेक्टर। ठीक, एरिया वेक्टर के साथ जो बी बनाएगी वो ये थीटा है, या इसको कुछ और मान लो, नहीं है थीटा। थीटा तुम्हारा कौन सा एंगल है? तुम ले रहे हो थीटा, एक लाइन जा रही है ये सीधी और एक लाइन जा रही है ये ऐसी। ठीक, पूरा फिगर भूल के ये सारी लाइंस बना लेते, देखना। ये ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर इज द डायरेक्शन। किसका? कॉइल का। कॉइल तुम्हारी यहां से यहां रोटेट हुई, कितना रोटेट हुई? थीटा। हुई? कितना रोटेट हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये एंगल कितना होगा? थीटा। बिकॉज ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और यहां से ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90, तो आ जाएगा वो थीटा। कितना आ जाएगा? देखो इस फिगर में ये एंगल कितना है? थीटा। ये पूरा एंगल है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना है? 90। इसको x ले लो, तो x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पूरा एंगल कितना है? 90। 90 से तो 90 क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू x। आगे आगे ये चीज 2-3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मत भूलना। ठीक, कि अगर तुम्हारा कॉइल कितना रोटेट हुआ है थीटा, वही एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। सीधी सीधी सी बात। तुमने कॉइल का ओरिएंटेशन कितना किया? थीटा। पहले परपेंडिकुलर लाइन थी, कितना कर दिया? थीटा। दिस इज द एंगल विच इज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट? फिर से बता दूं कैसे है, क्लियर टू एवरीवन, राइट? दिस इज थीटा, बीच वाला 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन व्हाट? थीटा। तो अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? कॉइल तुम्हारी क्या हो गई? रोटेट। और कॉइल रोटेट हो गई तो क्या जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। पाई इज इक्वल्स टू, अच्छे से देखो, यही डेरिवेशन आपका थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर बनेगा जाके। क्या बनेगा? थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में लिखोगे ना, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी। दिस इज द थ्योरी। पाई इज इक्वल्स टू बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, कॉस थीटा। आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कॉइल
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है? रोटेट। ठीक। टी टाइम के बाद उसने कितना एंगल कवर किया? थीटा। कितने टाइम के बाद? टी। I can write phi is equals to BA cos omega. Angular displacement is equals to angular velocity into time. तो लिख सकता हूं BA cos omega because omega होता है थीटा अपॉन E. कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अगर आपकी कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N. I can write phi total flux linked with the whole coil is equals to NBA cos omega T. कोई इश्यू? यहां तक तो पहुंच गए? फाइन। Now NBA cos omega T is the phi. मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया, इंड्यूस ईएमएफ पता करना है। क्या पता करना है? इंड्यूस ईएमएफ। क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला? E is equals to minus d phi by, कोई दिक्कत? is equals to minus d by dt और phi कितना है? n ba cos omega। सब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा cos omega t is equals to minus n ba d by dt और अंदर आएगा cos omega t। Now what is the differentiation of cos omega t, वरुण? माइनस साइन ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी। बस ये होगा। देखो और कौन है बायो वाला? हाँ परी, व्हाट इज? नहीं हाँ शुक्र, माइनस साइन ओमेगा टी। फाइन, ओके। ये सब कह रहे हैं माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, व्हाट इज द एक्सीलेंट। देखो इधर देखो, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। वेरी गुड। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 cos 2x। ये cos 2x का होता है, बताया था ना। जब x के साथ कुछ कांस्टेंट हो तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा कितना? माइनस साइन 2x। और फिर 2x का करोगे तो x का 1 तो 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 साइन 2x। cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बट साइन 2x का होता है 2 cos 2x। जो साथ में कांस्टेंट रहता है वो बाहर मल्टीप्लाई होता है। अगर ना याद आ रहा हो तो जाके 11th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स वाली कॉपी देख लेना, मैंने बताया है, मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, लिखवाया भी है। साइन 2x cos 2x इन्हीं दोनों के बस लिखवाए थे, क्योंकि इन दोनों का क्या है? यूज। तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। क्या होगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। तो माइनस से माइनस तो कैंसल, बचा एन बी ए। एन बी ए साइन ओमेगा टी, साथ में ओमेगा भी आएगा। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस आएगा तो एक माइनस ऑलरेडी है तो कैंसिल हो गए, बचा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और देखो अगर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब मैक्सिमम ओमेगा टी कितना है? 90 डिग्री मान लो। कितना मान लो? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। मतलब मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हो। ठीक, तो ये सब ई के इक्वल चल रहा है। किसके? इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ, नहीं पढ़ना तो चले जाओ बाहर, कोई इशू नहीं है, जल्दी जाओ 2 मिनट में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक, मान लो आपने एक इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला जो कि आया E इज इक्वल्स टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन थीटा कितना हो? 1, थीटा 90 हो, साइन थीटा कितना हो? 1, साइन थीटा कितना होना चाहिए? 1। अगर साइन थीटा 1 है मतलब ये इक्वेशन क्या है? मैक्सिमम। तो E की मैक्सिमम वैल्यू मैं कह रहा हूं E नॉट, क्या कह रहा हूं? E नॉट, जो कि आएगी एन बी ए ओमेगा, आएगी नहीं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E नॉट विच इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। वाई? बिकॉज साइन थीटा कितना हो गया? तो क्या बचा? एन बी ए ओमेगा। इसको उठाओ और यहां पे क्या कर दो? पुट। यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन जो कि है E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, द स्टार्टिंग ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जैसे ही शुरू होगा सबसे पहले यही इक्वेशन आएगा और सबसे आखिरी में यही इक्वेशन आएगा। पूरा अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ एक इक्वेशन के चारों तरफ घूमता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों घूमता है वो अभी बताऊंगा, लेकिन घूमता है इसी के चारों तरफ बिकॉज दिस इज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कैसा ईएमएफ है ये? अल्टरनेटिव। अभी जब इस ईएमएफ का ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसा वेव फॉर्म बनेगा, अभी बना के दिखाएंगे कैसा वेव फॉर्म बनेगा। ऐसा व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एंड टी, टाइम और ई के बीच में सिंपल हार्मोनिक वेव मिलेगी। मतलब ये ऐसा ईएमएफ है जिसका मैग्नीट्यूड हर पल क्या हो रहा है? चेंज, और डायरेक्शन पीरियडिकली क्या हो रहा है? रिवर्स। इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और ये जो करंट जनरेट करेगा उसको कहते हैं चैप्टर नंबर 8 अल्टरनेटिंग 7 अल्टरनेटिंग करंट। तो आपका ये इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर क्या करता है? एसी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी को जनरेट करता है मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। मान लो जिस कॉइल से ये ईएमएफ फ्लो हो रहा है उसका रेसिस्टेंस क्या है? आर। क्या है? दोनों तरफ आर से क्या कर दो? डिवाइड। तो ई अपॉन आर बन जाएगा आई, ई नॉट अपॉन आर बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा इज द अल्टरनेटिंग करंट। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इसको कहते हैं मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये सब बात नहीं, अभी नहीं है। चलो यहां तक का डेरिवेशन समझ में आया? एक बार शॉर्ट रिवीजन देखो। आपकी कॉइल क्या हुई? रोटेट। कितने एंगल से? थीटा। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया? बी ए कॉस थीटा। अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स थीटा इज ओमेगा टी if omega is the angular velocity of the coil, because omega is equals to theta upon t। लिख दिया? Fine। इतना फ्लक्स जनरेट हुआ, n आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो n से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, n बी ए कॉस ओमेगा टी। इतने फ्लक्स ने कितना ईएमएफ जनरेट किया? माइनस जी फाइव बाई डी टी। कर दिया माइनस जी फाइव बाई डी टी। फाइव की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी रखा, एन बी ए को बाहर निकाला। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। लिख लेना यार साइड, अभी लिखवा दूंगा, ठीक। माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक माइनस ऑलरेडी था, यहां का एक और माइनस आया तो साइन एन बी ए पहले से था, ओमेगा बाहर आया तो ओमेगा और साइन ओमेगा टी आ गया। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन थीटा क्या हो? 1। उसको मैंने कहा है ई नॉट। आई कैन से अगर साइन थीटा 1 हो गया तो ई क्या बन गया? ई नॉट। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। तो ई नॉट लिख दिया एन बी ए ओमेगा की जगह।
तो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक. वेयर E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम. E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ये अभी समझाऊंगा बाद में, जब ग्राफ बनाऊंगा ना इसका, तब. अभी लिखो. अगर कोई डाउट है तो पूछो. भैया हाँ. भैया ये ई और ई नॉट वाला नहीं. अरे ये E इज इक्वल्स टू एन डी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखा है. ठीक. ये इंड्यूस्ड वैल्यू है. ठीक. E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा कितना हो? 1. तो मैं E की मैक्सिमम वैल्यू को बोल रहा हूं E नॉट. तो आई कैन रिप्लेस E बाय E नॉट व्हेन साइन ओमेगा टी इज 1. तो E एन बी ए ओमेगा, सिर्फ इतना बचेगा. अगेन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, एन बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? E नॉट. तो बन गया E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके भैया आ गया. ओके ठीक है. देखो. हाँ बेटा. स्मॉल एन से मल्टीप्लाई क्यों किया है? अरे मतलब बेटा यहां पे एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल एन ले रहे हैं. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. ठीक है. हाँ वो क्या करे तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा है. तुम देखना ऐसी जनरेटर जाके उन लिखो. हेडिंग डालो. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स by changing the angle, by changing the orientation of the coil, by changing the orientation of the coil. डायग्राम बनाओ. क्या हो गया? बना. थीटा दोनों अच्छे से बनाना कि बीच में एक एंगल दिखे वो. Consider भैया पचास ही देने वाले बात करना लगी भाई बता. अबे एक रिकॉर्डिंग ऑन. बड़ा वाला बोलते वरना हमको. नहीं देखा. पीछे कर लो इसको. तो इसको पीछे कर लो ना. तो यहाँ पर consider a coil is rotating
consider a coil is rotating in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. B vector. भैया रिपीट कर दीजिए. Consider a coil is rotating in a uniform magnetic field. क्या बोला? B vector making an angle theta making an angle theta with B. इसका मतलब है कि कॉइल नहीं बना रही है, एरिया वेक्टर बना रहा है. ठीक है. B. First, due to this, comma, the magnetic flux linked with the coil लिखिए, phi is equals to BA cos theta. For n number of turns, small n, for n number of turns in the coil, comma, phi is equals to NDA cos omega t. ए नहीं, पहले cos थीटा लिखना. या ठीक है, सुनो, अगर लिख लिया है तो ब्रैकेट में लिख दो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. सीधा अगर लिख दिया है तो ब्रैकेट में लिख दो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. Right? Due to change in this magnetic flux, comma, the EMF is induced. E is equals to minus d phi by dt. 1 2 3 4 चारों स्टेप लिख लो. थोड़ा सा पेज के लेफ्ट साइड में लिखना. ठीक है, बीच में मत लिख लो, बीच में भी. यहां पे बस डिफरेंशिएशन लिखने जगह होना चाहिए, है ना. चारों स्टेप लिख लो. चौथे स्टेप के बाजू में सिंस डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. इसके बाजू में, हाँ, ये वाला स्टेप चौथे वाले के बाजू में ब्रैकेट में लिख लिया था. हाँ, वो स्टेप लिख लिया इसके बाजू में.
देखो इसके बाजू में ब्रैकेट करके ये स्टेप लिखना है, मतलब तुमने डिफरेंशिएशन पे यूज किया ना तो वो बताना पड़ेगा। ये देखो कैच जा रहे थे उल्टी साइड लिखी हुई। अच्छा हाँ पता है, अभी बताया तुमने, अभी जस्ट बताया था, हमने सुना था। फिर लिखो E is maximum, E is maximum for sin omega t is equals to 1। उसी लाइन में E is maximum for sin omega t is equals to 1, सेम लाइन में, ठीक। तो लिख लो E नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। E नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। इसको दो इक्वेशन 1 और लिख दो पुटिंग इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दो और इसके बाद क्या लिखोगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। फाइनल स्टेप, लिख लो एज सच, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, आर से। ठीक है, हो गया सबका। देखो इसका अल्टरनेटिंग नेचर समझने की कोशिश करते हैं। The main task, the starting of AC again, बहुत अच्छे समझिए। आज समझ में आ गया तो AC बहुत स्मूथ जाने वाला, बहुत स्मूथ। यही पढ़ना है पूरे AC में, बस और कुछ नहीं। We are making the graph between EMF with the time। आपकी कॉइल कंप्लीट रोटेशन करती है कितने टाइम में, कैपिटल, which is the time period of the revolution। Again say, which is the time period of the, ठीक, 4 पार्ट में बांट लो हर बार की तरह। T/4, T/2, 3T/4 और कोई दिक्कत, फाइन। योर इक्वेशन इज E is equals to E नॉट साइन ओमेगा। अच्छे से देखो, केस नंबर 1, इफ T is equals to 0, आपका टाइम पहले क्या है, 0, राइट। तो E कितना आ जाएगा, 0, कोई दिक्कत। यहां T0 रखोगे, साइन 0 0, पूरी वैल्यू
मतलब ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, दिस इज योर ओरिजिन, राइट। नंबर 2, इफ t इज इक्वल्स टू t बाय ई निकालना, राइट। e इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, अब ओमेगा को क्या लिखा जाए, 2 पाई बाय टी। क्यों, देखो इधर, वेरी गुड, टी से टी कैंसिल करने के लिए ओमेगा, इधर देखो, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, किसी को कोई दिक्कत, पढ़ चुके, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, न्यू होता है 1/t, क्या होता है न्यू, 1/10 पीरियड, आई कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, रख दिया। साइन ओमेगा है 2 पाई बाय टी, और अब स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, टी बाय टी से टी, 2 से 2, साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90, दैट इज 1, ई इज इक्वल्स टू आ गया मैक्सिमम, क्या आ गया मैक्सिमम, मतलब t/4 पे ग्राफ पहुंच गया, मान लो कहा यहां, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, कह सकते कि नहीं, ऐसी एक मैक्सिमम वैल्यू नीचे भी होगी माइनस ई नॉट, बाद में यूज आएगा। अभी ग्राफ तुम्हारा कहां पहुंच गया, ई नॉट, t/4 पे ईएमएफ सीधा कितना हो गया, ई नॉट, फाइन। केस नंबर 3, इफ t इज इक्वल्स टू t/2, बताओ अगर t/2 है तो ये कितना होगा, अच्छे से बताओ, पुट करो वैल्यू ना यार, यहां पुट करो और बताओ कि अगर स्मॉल t की वैल्यू यहां पे मैं t/2 रखता हूं तो ईएमएफ कितना आएगा, 0 0 आ रहा है, 0, सबका 0 आ रहा है, ओके फाइन, आई कैन राइट ई इज इक्वल्स टू, नहीं आ रहा देख लो, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा क्या है 2 पाई बाय, और अब तुमने स्मॉल टी कितना रखा है, टी बाय, यही रखा है, फिर से टी से टी क्या हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 280 नहीं, मतलब 2 पाई 0, 3 पाई 0, सब 0 होते हैं कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईएमएफ t/2 पे ग्राफ कहां पहुंच गया, राइट। अब केस 3 तो आप ही करोगे, केस 3, इफ t इज इक्वल्स टू 3t/, देखो तुम्हें रखने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें पता है अब तुम्हारा ग्राफ कहां जाने वाला है, नीचे, और नीचे भी कहां जाएगा, मैक्सिमम पे, बट चेक करना है तो कर लो, देखो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई बाय, क्या रख दो, और अब तुम्हारा स्मॉल टी कितना है, 3t/, फिर से t से t क्या हो गया, और 2 से 2 गया, तो कितना बचा, 3 पाई बाय 2, और साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, कितना होता है, -1, फाइन, E इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट, मतलब 3t/4 पे ग्राफ कहां पहुंच गया, अब टी हमें नहीं रखना, तुम रखो, 0 आएगा, क्या आएगा, बनाओ बेस, कैसी बन रही, अल्टरनेटिव, SHM, the magnitude is changing at a particular instant and the direction is reversing periodically, इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब तुमने ये ई का बनाया, आई का बना लेते, क्या चेंज आ जाता, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं आता, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्लियर टू एवरीवन, यही होता है एसी में, देखो देखो अल्टरनेटिंग बिहेवियर ऑफ हेडिंग,
अल्टरनेटिंग बिहेवियर ऑफ ईएमएफ। पहले तो इक्वेशन लिख लो, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन के जस्ट नीचे लिख लो कि आप ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t यूज कर रहे हो। ओमेगा कितना यूज कर रहे हो? 2π/t। नाउ अब चारों केसेस लिख लो, 1 2 3 4, पांचों। 5 if t is equals to capital T, E is equals to 0। सीधा लिख लो। हाँ, 1 2 3 4। हाँ, ग्राफ भी बनाना है ऑफ कोर्स। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पहले ग्राफ बनाना, पहले लिखना, जो करना करो कर लो। ऐसे ही करंट की स्टडी करेंगे, यही आपके घर में आता है एसी। जो मेन लाइन रहती है ना, वहां से जनरेट होता है डीसी, और फिर उस डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसफॉर्मर। वेरी गुड, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों। स्टेप अप लो वोल्टेज हाई करंट, जो दो लगे रहते हैं, एक लगा रहता है मेन लाइन पर और एक लगा रहता है जो घर के यहाँ, वो देखा ना। हाँ, ये वो जो वहां से आता है वो स्टेप अप रहता है, ये जो घर के यहाँ लगा रहता है स्टेप। हाँ, तो फिर मतलब वो क्या करें? ऐसे पढ़ा वो आसान रेत कर, वो मुश्किल कल लगत चपक गए एक हाथ पे। नहीं, वैसे एसी तो चिपका भी नहीं है, एसी फेंक दे, डीसी चिपका लेता। इन्वर्टर में डीसी जाता है, तो कभी इन्वर्टर में चिपकोगे ना तो नहीं बचोगे। लिख लो चारों केस, ग्राफ बनाओ, घर जाओ।